हो चुका है। सेम उसी तरीके से कंस्ट्रक्टर के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के आगे एक और वर्ड ऐड हो चुका है जिसको कहेंगे ओवरलोडिंग। तो इस दोनों ही टर्म के बारे में आज के सेशन में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड विद प्रैक्टिकल हम इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद ये दोनों पार्ट हम जैसे कंप्लीट करते हैं, इसके बाद फिर हम आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले इस चीज को पहले हम लोग कंप्लीट करें कि क्या सब चीजें हैं, इसको किस तरीके से हम प्रोग्रामिंग में किस तरीके से इसका यूज किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि मेथड ओवरलोडिंग की अगर हम बात करें तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, इस चीज को आपको समझना है। मेथड यानी एक क्लास के अंदर में आप मेथड को आप रखते हैं, लेकिन अगर सेम नाम का मेथड एक से ज्यादा अगर आपको रखना हो तो क्या हम एक क्लास के अंदर रख सकते हैं? अगर रख सकते हैं तो उसी को हम मेथड ओवरलोडिंग का कंसेप्ट कहते हैं। यानी अभी तक हमने ये देखा था कि क्लास के अंदर में हमने मेथड तो बनाए थे लेकिन अलग अलग नाम का रखे थे। एम आई राइट? प्लीज मुझे कंफर्म करेंगे, ऐसा ही था ना? हम सेम नाम का मेथड एक ही क्लास के अंदर में यूज अभी तक हमने नहीं किया है, लेकिन मैं अभी बात कर रहा हूँ कि एक ही क्लास के अंदर में अगर मुझे मल्टीपल मेथड बनाना हो लेकिन सभी का नाम सेम होना चाहिए तो उसके लिए हम मेथड ओवरलोडिंग कहेंगे। लेकिन इसका भी थोड़ा सा रूल रेगुलेशन है, उसको हमें समझना होगा। यानी इसको अगर डिफाइन करना हो आपको तो इसको डिफाइन आप कैसे करेंगे कि सेम मेथड नेम विथ डिफरेंट पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, राइट? बट अभी हम फिर से उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि एक ही क्लास के अंदर अलग अलग है तो कहते हैं क्या? मेथड ओवरलोडिंग। समझ में आया? सिंपल सी चीजें हैं, इसमें को समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। प्लीज एक बार कंफर्मेशन जरूर दें मुझे। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। सेम उसी तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को भी आप डिफाइन कर सकते हैं। एक ही क्लास के अंदर में अभी तक जो हमने देखा था सिर्फ एक ही कंस्ट्रक्टर बना रहे थे, लेकिन अगर मुझे एक ही क्लास के अंदर में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बनाना हो तो अब ऑब्वियस सी बात है कि कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा सेम ही होता है। कंस्ट्रक्टर का नाम मैंने क्या बताया था? सेम एज द क्लास नेम। तो आप एक बनाओ या 10 बनाओ, कंस्ट्रक्टर बना रहे हो मतलब क्लास का नाम ही आप यूज कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे भी आपको डेफिनेशन कुछ इसी तरीके से देना है कि आप मल्टीपल कंस्ट्रक्टर अगर आप बना रहे हैं तो उसको आप डिफाइन आप कैसे करेंगे। तो सेम यहाँ पे भी वही चीजें आपको लिखना है। क्या आप लिखेंगे कि सेम कंस्ट्रक्टर नेम, यानी कंस्ट्रक्टर का नाम तो सेम ही होगा बट फिर भी यहाँ पे लिख देता हूं मैं, सेम कंस्ट्रक्टर नेम विथ डिफरेंट पैरामीटर्स। क्लियर है? इस चीज को समझ पा रहे हैं तो प्लीज कंफर्म करें। यानी डेफिनेशन काफी हद तक मिलता जुलता है, बस नाम सेम हो पैरामीटर अलग हो, बस ओवरलोडिंग यहाँ पे इसको हम कहेंगे। लेकिन और आने वाले सेशन में उस कंसेप्ट के आगे के सेशन जब हम डिस्कस करेंगे तो वहां पे हम फिर से आपको ये चीज भी बताएंगे कि एक ही क्लास के अंदर में मल्टीपल मेथड्स हमें यूज करना है, सबका नाम सेम होगा लेकिन उसका पैरामीटर भी सेम होगा। तो इसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं तो उसके बारे में भी यहाँ पे लिख दूं ताकि आप इस चीज को आप अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे। और उसे कहते हैं क्या? मेथड ओवर राइडिंग। लेकिन मैं आज के सेशन में इसको नहीं बताऊंगा क्योंकि इसको बताने के लिए मुझे बहुत सारी चीजों को बताना पड़ेगा। तो लेकिन मिलता जुलता टर्म है इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या? मेथड ओवर राइडिंग का डेफिनेशन क्या होगा कि सेम मेथड नेम विथ सेम पैरामीटर। इस बात पे ध्यान देना है आपको। तो इंटरव्यू में कभी कभी आपसे ये भी पूछ देता है क्या कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। तो आपको सिंपल सा बताना है, ओवरलोडिंग का मतलब कि नाम तो सेम होगा बट पैरामीटर अलग होगा। बट इफ यू विल टॉक अबाउट द मेथड ओवरराइडिंग, इन दैट केस मेथड नेम विल बी सेम एज वेल एज पैरामीटर विल बी ऑल्सो सेम। क्लियर है? ठीक है। तो ये तीनों टॉपिक है जिसके बारे में, छोटा छोटा टॉपिक है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आप प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, इनहेरिटेंस का कंसेप्ट समझेंगे, वहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज का
This meeting is being recorded. मैं मेथड यहाँ पे अगर मैं बनाऊं कि अलग अलग मेथड्स अगर बनाना है लेकिन सबका नाम हमें सेम रखना है, मैंने एक मेथड बनाया, पब्लिक वाइड, मेथड का नाम दे दिया मैंने हेलो नाम का एक मेथड दे दिया। मेथड का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, इसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और इस मेथड के अंदर में आप क्या करना चाहते हैं, मैं सिंपल सा एक मैसेज को प्रिंट करना चाहता हूँ। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन पे जाके हमने एक मैसेज दे दिया क्या। अच्छा, इसमें इस पर्टिकुलर मेथड में आप बताएंगे कि इसमें कुछ पैरामीटर पास किया गया है या नहीं किया गया है। मैं सभी लोगों से आंसर एक्सपेक्ट करूंगा। सभी लोग प्लीज रिस्पॉन्ड करें, जस्ट आइडल होकर नहीं बैठे, प्लीज मुझे रिस्पॉन्ड जरूर करें। तो जो लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं रिस्पॉन्ड। और यस, पैरामीटर मतलब ऑलरेडी हम जो लोग डिस्कस कर चुके हैं कि हेलो जो मैंने लिखा है ये तो जस्ट मेथड का नाम हो गया, और ये जो ब्रैकेट साइन है इसके अंदर में कुछ भी नहीं लिखा गया है, मीन्स पैरामीटर कुछ भी यहाँ पे नहीं है। तो जस्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, नो पैरामीटर, मैंने यहाँ पे जस्ट एक मैसेज दे दिया। ठीक है, तो ये आउटपुट आपको मिलेगा तो आप समझ जाओगे कि कौन सा हेलो मेथड कॉल हुआ है। तो हमने एक मेथड हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया, और इसी को अगर मैं कॉपी करके नीचे फिर से रख दूं, लेकिन मैंने क्या बताया डिफरेंस, कि यहाँ पे पैरामीटर डिफरेंट होना चाहिए। अब ऐसा आप करेंगे तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट करेगा। तो हमें क्या करना है, तो वो हो जाएगा ओवरराइडिंग का कंसेप्ट। उसके लिए काफी अलग कोडिंग होगा जो कि हम आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने नाम सेम रखा है बट पैरामीटर में हमने एक पैरामीटर यानी एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, इंटीजर एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे इस x का मैं कुछ यूज करूं या डायरेक्टली मैं यहाँ पे जस्ट इसके वैल्यू को मैं प्रिंट कर दूंगा। और मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, वैल्यू ऑफ x इज कॉन्केट करते हुए x की वैल्यू को हम प्रिंट कर देंगे। यानी अभी हमने दो मेथड यहाँ पे बनाया है, एक में पैरामीटर नहीं है, एक में पैरामीटर है और सिर्फ एक ही पैरामीटर है, उसके वैल्यू को हम प्रिंट करेंगे। और फिर हमने एक और मेथड हम बना देते हैं, उसका भी नाम हमने हेलो ही रखा हुआ है। बिल्कुल यहाँ पे सेमीकोलन होना चाहिए, आप में से किसी ने बताया, थैंक यू सो मच। प्रॉब्लम क्रिएट करता जब हम कंपाइल करते तो। चलिए, तो यहाँ पे सेमीकोलन होना चाहिए, कोलन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमने एक और हमने बनाया पब्लिक वाइड हेलो। अब यहाँ पे मैंने क्या रखा, इंटीजर एक्स कॉमा इंटीजर वाई। इस तरीके से हमने दो पैरामीटर यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है। और इस वाले में मैं कुछ कैलकुलेशंस कर देता हूँ। एक मैंने जेड ले लिया, लोकल वेरिएबल, जिसमें मैंने एक्स प्लस वाई कर दिया है। और फिर हमने यहाँ पे जो है मैंने क्या लिखा, सम इज कॉन्केट करते हुए जेड कर दिया। सिंपल सी चीजें होगा, इसमें कुछ आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आपको देख के सारी सारी चीजें समझ में आ रहा होगा। और हम एक और मेथड बना दें, सपोज एक और हम बना दें, एक और हमने बना दिया। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं कि इसका जो रिटर्न टाइप है, अभी ऊपर जितने भी मेथड हमने बनाए सबका रिटर्न टाइप वाइड है, और वाइड का मतलब ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये कुछ रिटर्न नहीं करता है। लेकिन अगर किसी भी मेथड में रिटर्न टाइप यूज करना होगा तो इंस्टेड ऑफ वाइड आप दे सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से कुछ रिटर्न टाइप में देना चाहूँ तो क्या हम दे सकते हैं यहाँ से रिटर्न टाइप? यस, दे सकते हैं ना। यहाँ पे डबल दे सकते हैं आप। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिख दिया डबल। तो डबल लिखने का मतलब क्या, कि मैंने यहाँ पे एक रखा क्या, डबल वेरिएबल का नाम डबल एक्स दे दिया मैंने। ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी मैं प्रिंट नहीं कर रहा हूँ। और अगर आप डबल देते हैं तो कंपलसरी तौर पे हमें कौन सा कीवर्ड यूज करना है, प्लीज सभी लोग रिस्पॉन्ड करें, कौन सा कीवर्ड हमें यूज करना होता है। बहुत अच्छे तरीके से आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जो लोग नहीं कर रहे हैं प्लीज रिस्पॉन्ड जरूर किया कीजिए। मैंने जस्ट यहाँ पे लिखा एक्स इंटू एक्स, रिटर्न ये करेगा। ठीक है, तो आप लोगों से मेरा इस सवाल ये है कि क्या यहाँ पे जितने भी हमने मेथड बनाया सबका नाम सेम है क्या? अगर आप देखेंगे जितने भी मार्क्ड है आपको जो देखने को मिलेगा, हेलो हेलो हेलो, यानी चार मेथड हमने बनाए हैं। और सभी में इसमें पैरामीटर ही नहीं है, इसमें एक है, इसमें दो है, इसमें एक है, लेकिन डेटा टाइप का डिफरेंस है, यानी डिफरेंट डेफिनेटली है ही। अब हम इसी को हम क्या बोल सकते हैं कि ये डेफिनेटली ये मेथड ओवरलोड हो रहा है। और इसे हम कॉल कैसे करेंगे उस पर हम समझने की कोशिश हम करते हैं, और वो हम वाले में। और मेन वाले पे आके हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना चाहिए, ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए। तो ये हम इस क्लास के अंदर जा सकते हैं, तो हमने यहाँ पे जस्ट बना दिया क्लास ए ओ इक्वल्स टू न्यू ए। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, और बस एक ही ऑब्जेक्ट से बाकी सबको हम कॉल कर सकते हैं। ए ओ डॉट मेथड का नाम क्या है, हेलो। अगर मैंने यहाँ पे पास कर दिया 12.45, ये किसको कॉल जाएगा? आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो प्लीज चैट बॉक्स के थ्रू मुझे कंफर्मेशन दीजिएगा प्लीज। यहाँ पे मैंने लिखा 10, तो 10 किसको कॉल जाएगा, ए ओ डॉट हेलो। मैंने अगर यहाँ पे लिखा है 10, 20, तो ये किसको कॉल जाएगा? अगर हमने यहाँ पे
हमने कितना रखा था, 3 ही रखा था, ए ओ डॉट हेलो, और ये एम्प्टी रखा, तो एम्प्टी वाले को कॉल जाएगा। जिस तरीके से आपको समझ में आ रहा है उसी तरीके से कंपाइलर को भी, जेडीके को भी समझ में आ रहा है कि यहाँ से आप किसे कॉल कर रहे हैं। हेलो लिखा है, सभी तो हेलो ही है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर वो आइडेंटिफाई कर रहा है कि किसे कॉल करना है। तो यहाँ पे आपने लिखा है हेलो 12.45, तो क्या करेगा, 45 मतलब क्या हो जाएगा, ये डबल टाइप की वैल्यू, तो वो स्टार्टिंग से सर्च करेगा, जहां पे उसको डबल मिलेगा बस उसी को जाके कॉल कर देगा। बस इतनी सी चीजें हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि इसको अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। यहाँ पे सिर्फ 10 लिखा हुआ है, तो देखिएगा कि एक तो है, लेकिन दोनों में आप डिफरेंस आप देखो, आप दोनों में एक ही पैरामीटर है, लेकिन यहाँ पे डेटा टाइप के अकॉर्डिंगली वो कॉल हो रहा है। और फिर यहाँ पे जस्ट 10 है तो वो इंटीजर वाला जो है उसको मिल जाएगा वैल्यू, और वहां से कॉल हो जाएगा। और यहाँ पे 2 है तो 2 पैरामीटर जिसके पास है वो कॉल हो जाएगा, एम्प्टी है तो एम्प्टी वाले कॉल हो जाएगा। और यहाँ से जिस सीक्वेंस में आप कॉल करते हैं उसी सीक्वेंस में आपको आउटपुट मिलता है, इस बात पे ध्यान रखिएगा। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं एक मैसेज कर रहे हैं कि आपने जो कॉल कर रहे हैं वो गलत कॉल कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, गलत कॉल नहीं कर रहा हूँ माय डियर फ्रेंड। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, वही चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो कि किसे कॉल करना है। ये कंपलसरी बिल्कुल नहीं है कि अगर आपने स्टार्टिंग में पहला जो फर्स्ट जो हमने मेथड बनाया है हेलो एम्प्टी वाला है, तो इसी को कॉल करना कोई कंपलसरी नहीं है। इसकी जब जरूरत हो तब आप कॉल कर सकते हो, ये सीक्वेंस को आप आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पे आपको मैं उम्मीद करूंगा कि समझ पाए होंगे। तो ये चीजें हो गया, चारों को मैंने कॉल कर दिया, तो अब इसको हम कंपाइल करने के लिए कंप्लीट रेडी है, और कुछ काम तो नहीं बचा, ऑल थिंग क्लियर है। तो हम इसको सेव करेंगे, और सेव करने के बाद मैंने इस प्रोग्राम को सेव कहाँ पे किया हुआ था, हम चेकआउट कर ले। हमने डेस्कटॉप पे जावा प्रो नाम का फोल्डर बनाया है, और वहाँ पे हमें पहुंचना है। तो सबसे पहले तो हम CMD ओपन करते हुए, यानी CMD हमारा कहाँ है, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करते हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि कमांड प्रॉम्प्ट सभी लोग देख पा रहे होंगे, देख पा रहे हैं क्या, देख पा रहे हैं ना कमांड प्रॉम्प्ट। चलिए, तो अभी हमें यहाँ पे क्या कमांड पास करना है, मुझे जो सेव किया है मैंने प्रोग्राम को डेस्कटॉप पे, तो डेस्कटॉप पे कैसे जाएंगे, CD डेस्कटॉप, राइट, CD मतलब चेंज डायरेक्टली टू डेस्कटॉप। हम डेस्कटॉप पे आ चुके हैं, डेस्कटॉप पे कहाँ पे, CD जावा प्रो नाम का फोल्डर हमने बनाया था, हम आ चुके हैं डेस्कटॉप पे, जावा प्रो फोल्डर में हम लोग ऑलरेडी आ चुके हैं, राइट। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि यहाँ पे हमें क्या करना है, कंपाइल करना है जावा सी, और यहाँ पे टेस्ट डॉट जावा की बात करें, और जब हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो सबसे पहले अगर कुछ प्रॉब्लम है तो नहीं होगा, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक है, तो हाँ इंटरनली बाइट कोड बन गया होगा, जिसके बारे में ऑलरेडी आप लोग एक्सपर्ट हो चुके होंगे अगर प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करते हैं तो। और फिर हम लोग यहाँ पे रन करते हैं। लेकिन रन करने से पहले एक चीज मैं आपको बताऊं कि क्या जितने भी हमें अभी आउटपुट हमें चाहिए था, क्या सभी आउटपुट हमें मिलेगा यहाँ पे। आप में से कुछ लोग पहले से बताया कि नहीं, कुछ कुछ नहीं मिलेगा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि पूरा आउटपुट मिलेगा। क्या हो सकता है, यानी 4 मेथड हमने बनाया है, क्या चारों मेथड का आउटपुट हमें देखने को मिलेगा, सभी लोग प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए प्लीज। क्या हो सकता है, मिक्स आंसर आ रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है भाई, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, मिक्स आंसर नहीं आना चाहिए, अगर सही है तो सभी के सही आना चाहिए था। लेकिन गिने चुने लोग करेक्ट आंसर दे रहे हैं, और ये चीज मुझे थोड़ा सा काफी अच्छा फील करवा रहा है कि आप लोग अच्छी तरीके से चीजों को समझ रहे हैं। देखिए ठीक है, चलिए, जो लोग बोल रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक आएगा, तो हम लोग यहाँ पे रन करते हैं जावा टेस्ट, और यहाँ पे एंटर करते हैं। क्या आप देख पा रहे हैं कि आंसर हमें सिर्फ 3 ही मेथड का आ रहा है, वैल्यू ऑफ एक्स इज 10, सम इज 30, और नो पैरामीटर। क्या डबल वाला आउटपुट हमें यहाँ पे नहीं मिला, और नहीं मिलने का रीजन ऑलरेडी हम लोग लास्ट क्लास में कहीं ना कहीं डिस्कस किया हुआ था, जब मैंने मेथड के रिटर्न टाइप के बारे में बता रहा था, तो ठीक है। और यहाँ पे जो लोगों ने आंसर उस तरीके से किया है, तो प्लीज आप रिवीजन जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो मैंने आप देखिए ये जो पर्टिकुलर मेथड है ना, लाइन नंबर 17 से 19 वाला जो मेथड है, लास्ट मेथड जो जिसमें हमने रिटर्न टाइप को डबल रखा है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि हमने कहीं पे भी सिस्टम डॉट आउट लिखा है, प्रिंट स्टेटमेंट तो हमने दिया ही नहीं है, तो ये आउटपुट तो आएगा नहीं। और अगर ये आउटपुट हमें चाहिए होगा तो हमें क्या करना होता है, प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिएगा कि ये जो This meeting is being recorded.
आया? 100% चीजें समझ में आया कि किस तरीके से हो रहा है? तो ये एक पार्ट हो गया मेथड ओवरलोडिंग की कंसेप्ट। अब हम बात करते हैं हमारा जो दूसरा पॉइंट था, जो कि कंस्ट्रक्टर के बारे में था। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट बताएंगे कंस्ट्रक्टर को डिफाइन हम कैसे कर सकते हैं? मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोगों ने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस किया होगा। मैंने आपको सिंपली बताया था कि कंस्ट्रक्टर मींस कंस्ट्रक्टर नेम इज सेम एज क्लास नेम। जो क्लास का नाम होता है वही कंस्ट्रक्टर का नाम होता है, लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है। इसका मतलब ये बहुत सारे कंस्ट्रक्टर्स हम बना सकते हैं एक ही क्लास में। कंसेप्ट है तो इसका मतलब डेफिनेटली बना सकते हैं, बट आपसे इंटरव्यू में ये सवाल पूछा जाता है कि कंस्ट्रक्टर क्या एक क्लास में एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं? तो वहां पे आंसर बोलिए हाँ, बिल्कुल बनाया जा सकता है, लेकिन पैरामीटर डिफरेंट होगा। ये आपको ऐड करना है कि यस, बना तो सकते हैं लेकिन पैरामीटर सबका अलग अलग होना चाहिए। इस बात पे ध्यान देना है, अगर आप सेम रखेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा और आउटपुट हमें प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उस चीज को भी, उस एग्जाम्पल को भी हम समझने की कोशिश करते हैं। फिलहाल ये सभी कोड को यहाँ से मैं इरेज कर दूंगा और ये सारा कहानी यहाँ से कंप्लीट कर दिया। ठीक है, इस एग्जाम्पल में हम इसको हम समझते हैं कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को किस तरीके से किया जा सकता है। और अभी आप लोग पब्लिक प्राइवेट कैसे एक्सेस किया जाता है आप अच्छी तरीके से समझते हैं। तो हम लोग यहाँ पे प्राइवेट में मैंने एक वेरिएबल ले लिया, इंट एक्स एंड वाई। दो वेरिएबल हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है। ठीक है, दो वेरिएबल हमने रखा है। फिर हमने क्या रखा, प्राइवेट स्ट्रिंग में एक नेम ले लिया, यानी तीन हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया। और ये वेरिएबल कौन सा है, टाइप बताएंगे आप में से कोई? आप में से कोई नहीं, सभी के सभी मुझे बताना चाहिए कि इसे कौन से टाइप के वेरिएबल है। लोकल है, इंस्टेंस है, स्टैटिक है, कौन सी टाइप की वेरिएबल है? मींस डेटा टाइप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूँ कि टाइप। राइट, तो ये इंस्टेंस है। ठीक है, इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसको हम कैसे एक्सेस करते हैं। तो ये हमारे पास तीन इंस्टेंस वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है ए, तो ये क्या है इसके बारे में सभी लोग बताएं, ये क्या है? इसी को हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर कहेंगे, क्योंकि क्लास का जो नाम है वही हमने यहाँ पे भी यूज किया है और इस क्लास के अंदर आते हैं। और जो भी एक्स वाई और नेम, यानी जो भी इंस्टेंस वेरिएबल हमने बनाया है, इसको जस्ट हम एक वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं। एक्स इक्वल्स टू 10 और यहाँ पे वाई इक्वल्स टू 20 दे दिया, और यहाँ पे नेम इक्वल्स टू हमने यहाँ पे दे दिया इंडिया। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे नाम दे दिया। अब अगर हम बात करें कि इस तरीके से अगर हमने लिखा है यहाँ पे, तो इसको कैसे कॉल किया जाएगा, ये कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होगा? सभी लोग मुझे रिस्पॉन्ड करेंगे क्या? लेकिन उससे पहले एक मैं यहाँ पे मेथड बना देता हूँ। वाइड शो नाम का एक मेथड बनाया, और अगर ये मेथड कॉल होगा तो मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट पे, प्रिंटलन पे हमने ऐसे कर देता हूँ क्या कि एक्स की वैल्यू ऐसे लिखता हूँ, एक्स इज प्लस एक्स, यानी एक्स की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। अगर सो मेथड को कॉल करेंगे तो सिर्फ एक्स को ही नहीं प्रिंट करेगा, वाई को भी प्रिंट करेगा और नेम को भी प्रिंट करेगा। तो मैंने यहाँ पे वाई की वैल्यू को प्रिंट कर दिया, और यहाँ पे हमने नेम को भी हम प्रिंट कर देंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम कर देंगे। ठीक है, तो इस चीज को मैं उम्मीद करूंगा कि समझ पाए होंगे अभी आप लोग कि सिंपल सा चीजें हैं। कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर में वैल्यू ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, और यहाँ पे शो मेथड कॉल होगा तो ये सभी कॉल होगा, तो ये सभी हमें प्रिंट करके दिखा देगा। अब हम बात करते हैं कि मेन पे आते हैं, यानी मेन मेथड में आते हैं, और हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाना है। तो इस बात पे आपको ध्यान देना है कि ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे तो पैरामीटर देखना होगा, यानी कंस्ट्रक्टर की भी बात कर किया जाएगा। तो आप जैसे आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे ए, मान लीजिए ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, मैंने ए ओ दे दिया है, न्यू ए। ये यहाँ पे एम्प्टी अगर रखा है तो बाय डिफॉल्ट ये कॉल किसको करेगा, यानी लाइन नंबर 22 जो आपने लिखा है इसकी वजह से लाइन नंबर 5 में जो कंस्ट्रक्टर है ये एक्टिवेट हो जाएगा। और ये कॉल होने का मतलब ये होगा कि 10 असाइन हो जाएगा, एक्स में 20 असाइन हो जाएगा, वाई में इंडिया असाइन हो जाएगा, नेम में। और अगर आपने सो मेथड को कॉल करना है तो सो मेथड को कॉल करने के लिए आप ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। कौन सा ऑब्जेक्ट यूज करेंगे? ऑब्जेक्ट हमारे पास एक ही है, और एओ के हेल्प से मैंने सो मेथड को कॉल कर दिया। जैसे आप सो मेथड को कॉल करेंगे, आप ये सभी वैल्यू आपको डिस्प्ले करके दिखा देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसको हम सेव करते हैं, रन करें, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, आप इस स्क्रीन को भी देख पा रहे होंगे, यानी कमांड प्रॉम्प्ट को भी देख पा रहे होंगे। जस्ट हम यहाँ पे इसको पहले कंपाइल करते हैं। जावा सी टेस्टर जावा कंपाइल किया, सब कुछ ओके है, रन करने के लिए रेडी है, और आपको आंसर एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू एंड नेम इंडिया आपको प्रॉपर तरीके से दिखा रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसको समझने के लिए, एकदम इजी है। राइट, तो ये तो जस्ट एक कंस्ट्रक्टर हुआ, लेकिन हम बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का।
इसका मतलब कि हम और भी कंस्ट्रक्टर हम बनाते हैं, और उसको कैसे बनाएंगे। फिर से ए लिखेंगे। ए लिखने के बाद हमने क्या किया कि फिलहाल यहाँ पे मैंने इंट एक्स लिखा, और ये जो इंट एक्स है और यहाँ पे जो इंट एक्स है, दोनों में डिफरेंस है। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, आप लोगों से आंसर मैं चाहता हूँ। दोनों में डिफरेंस है। जो लोग यस बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है, नो बोल रहे हैं तो प्लीज आप रिवीजन कीजिए। तो यहाँ पे अगर इसको कॉल किया जाए, और ये प्राइवेट वैल्यू है, यहाँ तक मुझे वैल्यू इसको पहुंचाना है, तो मैंने आपको बताया था कि दोनों ही नाम जो है यहाँ पे हम x इक्वल्स टू एक्स लिख सकते हैं, लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तो इसके लिए मैंने एक कीवर्ड बताया था। यस, आप में से बहुत सारे लोग अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। दिस डॉट एक्स इक्वल्स टू एक्स यूज करेंगे, यानी इस कंस्ट्रक्टर को जब आप कॉल करेंगे, यानी कंस्ट्रक्टर को कॉल करने का मतलब कि यू हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाएंगे, पैरामीटर एक पास करेंगे, जो कुछ भी पैरामीटर पास करेंगे, मान लीजिए आपने 11 पास किया तो 11 यहाँ पे आएगा, और ये 11 की वैल्यू किसको जाएगा, दिस डॉट एक्स। दिस डॉट एक्स किसको रेफर करता है, इंस्टेंस वेरिएबल को रेफर करता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, तो ये हमारे पास बन चुका है दूसरा कंस्ट्रक्टर। तो हम क्या करेंगे, इस बात पे ध्यान देना है कि जब भी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की बात कीजिएगा, तो जितने भी अलग अलग कंस्ट्रक्टर है सभी को कॉल करने के लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाना होगा। लास्ट अभी जो हमने देखा कि मेथड ओवरलोडिंग में ऐसा नहीं था, एक ही ऑब्जेक्ट से सभी मेथड को कॉल कर दिया था, लेकिन यहाँ पे सब डेटा जो पास हो रहा है, पैरामीटर जो पास हो रहा है, वो कंस्ट्रक्टर से ही पास हो रहा है, इसलिए यहाँ पे अलग अलग बनेगा। यानी ये पार्ट हमारा हो चुका है। फिर दूसरा जो कंस्ट्रक्टर है उसके लिए हमने ऑब्जेक्ट बनाया AO2। ऑब्जेक्ट का नाम अलग अलग होना चाहिए, इस बात पे भी ध्यान देना है। अब यहाँ पे से हमें कितना पैरामीटर पास करना चाहिए, मैं चाहता हूँ कि ऐसा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जिसके पास एक पैरामीटर हो, तो मैंने यहाँ पे पास कर दिया 11। तो ये जो 11 है ये किसको जाएगा, वैल्यू लाइन नंबर 11 वाला जो कंस्ट्रक्टर है उसके पास आएगा, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 11, और यहाँ से किसको जाएगा, दिस डॉट एक्स, यानी ऊपर वाले एक्स को मिल जाएगा, यानी प्राइवेट वाले वैल्यू को, जो प्राइवेट वाला जो इंस्टेंस वेरिएबल था वहां तक ये वैल्यू असाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया। अब आपसे सवाल है कि AO2, ये ऑब्जेक्ट मैं यूज कर रहा हूँ, AO2 के हेल्प से अगर मैं शो को कॉल करता हूँ, सभी लोगों से आंसर मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि शो मेथड को जब भी हम कॉल करेंगे तो ये तीनों वैल्यू दिखाएगा, एक्स वाई एंड नेम। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि AO2 ऑब्जेक्ट के हेल्प से हमने सिर्फ एक ही डेटा पास किया है, 11 11 जो कि एक्स को जा रहा है, एक्स में तो 11 आएगा, लेकिन AO2 के हेल्प से हमने y और नेम में तो कुछ किया नहीं है, तो इसका डेटा क्या आएगा, सभी लोग रिस्पॉन्ड कीजिएगा प्लीज, क्या हो सकता है। और इसके बारे में भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो इसको आप लोग जो आंसर कर रहे हैं ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग एक बार कंपाइलर से पूछ लें कि क्या होगा। तो इस चीज को समझना बहुत ही जरूरी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी देखिए आप, जो फर्स्ट वाला कंस्ट्रक्टर था जिसमें 10 20 इंडिया दिखा रहा है, लेकिन आप देखिए जो सेकंड वाला जो था कंस्ट्रक्टर, सेकंड जो ऑब्जेक्ट था AO2, उसके हेल्प से अगर मैं कॉल करता हूं तो आप देखेंगे कि 11 प्रिंट हुआ, जो कि एक ही वैल्यू पास कर रहे थे, लेकिन y का जो डिफॉल्ट वैल्यू होता है, इंस्टेंस वेरिएबल का डिफॉल्ट वैल्यू जो होता है इंटीजर के लिए वो 0 होता है, और स्ट्रिंग के लिए नल डिफॉल्ट वैल्यू होता है। तो ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, तो ये चीज पे आप ध्यान देखिए, आप आंसर आप कीजिएगा। ठीक है, बशर्ते कि आप लोगों ने बहुत सारे लोग अच्छे आंसर किए हैं, बट कुछ कुछ मिस्टेक भी किए हैं। ठीक है, बट यहाँ पे इस चीज को समझ पाए होंगे। ये दो कंस्ट्रक्टर बन चुका है, चलिए एक और कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। यहाँ पे हमने आ जाते हैं लाइन नंबर 15 पे। यहाँ पे ए, अब मैंने यहाँ पे इंटीजर एक्स एंड इंटीजर वाई इस तरीके से रखा, दो पैरामीटर रखा। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दिस डॉट एक्स इक्वल्स टू एक्स लिखेंगे, दिस डॉट वाई इक्वल्स टू वाई लिखेंगे। यहाँ पे किसी को डाउट तो नहीं होना चाहिए, इस चीज को समझ पाए होंगे। अब इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, फिर से हमें ऑब्जेक्ट बनाना होगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि अब मुझे एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा और आप इस चीज को समझ पाए होंगे। 12 दे दिया, 13 दे दिया, दो पैरामीटर है यहाँ पे दे दिया, और यहाँ पे AO3 के हेल्प से अगर मैं शो को कॉल करता हूँ तो आंसर क्या होगा, सभी लोग प्लीज रिस्पॉन्ड करें। आंसर अभी मुझे क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट के हेल्प से अगर मैं कॉल करता हूँ तो आंसर होगा 12 13 एंड नल। और अगर इस तरीके से आप लोग आंसर कर रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग जीनियस हैं, और प्रॉपर तरीके से आंसर आप कर पा रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं। मैंने कंपाइल किया, सब कुछ ठीक है। अभी आप देख सकते हो लास्ट वाला देखिएगा, 12 13 एंड नल, और यही आंसर हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने दो ही वैल्यू पास किया था, स्ट्रिंग के लिए पास नहीं किया गया था यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास दो ही पैरामीटर वहां पे था। ठीक है, चलिए एक और कंस्ट्रक्टर हम बनाते हैं। पॉसिबिलिटीज एक और कंस्ट्रक्टर का है, उससे ज्यादा कंस्ट्रक्टर नहीं बना पाएंगे यहाँ पे फिलहाल। हमने इंट एक्स इंट वाई कॉमा, और हमने यहाँ पे दे दिया क्या, स्ट्रिंग। मैंने यहाँ पे ले लिया क्या था, स्ट्रिंग नेम, वही नाम रखता हूँ,
और फिर हम लोग यहाँ पे जल्दी से कर लेंगे, दिस डॉट एक्स इक्वल्स टू एक्स, दिस डॉट वाई इक्वल्स टू वाई, दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, राइट ना? ठीक है। और अब आप लोग खुद समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ। AO4 इक्वल्स टू न्यू ए, और यहाँ पे मैंने दे दिया है क्या, 14, सॉरी डबल कोट में क्यों दे रहा हूँ मैं, इंटीजर वैल्यू देना है तो हम जस्ट ऐसे रखेंगे, 14 रखेंगे, 15 रखेंगे, और यहाँ से जो थर्ड जो आर्गुमेंट्स पास होगा वो यहाँ पे हम पास कर देंगे क्या, यहाँ पे मैंने मेरा नाम पास कर दिया, ठीक है, क्लियर होगा। और अब अगर आप AO4 के हेल्प से सो को अगर आप कॉल करते हैं तो हमें आउटपुट क्या होगा, अभी आप सब लोग भली भांति समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा था। और ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और आपसे इंटरव्यू में डेफिनेटली पूछा जाएगा, इसलिए मैंने एग्जाम्पल के थ्रू प्रैक्टिकली चीज को मैंने बताया, और मैं उम्मीद करूंगा कि इस कंसेप्ट को आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे, ठीक है। तो आपसे कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में आपको अलग अलग ऑब्जेक्ट क्यों बनाना पड़ रहा है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर एक्टिवेट होता है हमेशा ऑब्जेक्ट से, तो इस कंस्ट्रक्टर को एक्टिवेट करना हो तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना होगा जिसके पास कोई पैरामीटर नहीं होगा। सेकंड कंस्ट्रक्टर की बात करें तो इसको आप एक्टिवेट तभी कर सकते हो जब एक ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसके पास एक पैरामीटर हो, इस बात पे ध्यान देना है, मिसमैच्ड होगा प्रॉब्लम दिखाएगा। और सेम उसी तरीके से लाइकवाइज बाकी सभी कंस्ट्रक्टर के बारे में अब समझ में आ गया। तो यहाँ पे भी हमारे पास 4 कंस्ट्रक्टर हमने बनाया है, लेकिन 4 बनाया कि 3 बनाया, 4 कंस्ट्रक्टर बनाया है, राइट। तो चारों कंस्ट्रक्टर का नाम तो सेम ही होगा जो क्लास का नाम है, और रिटर्न टाइप यहाँ पे की रिटर्न टाइप की कुछ बात है ही नहीं, तो जस्ट हमें उसके पैरामीटर पे फोकस करते हुए यहाँ पे सेम उसी तरीके से जिस तरीके से आपने सोचा कि हाँ ये किसको कॉल जाएगा ये किसको कॉल जाएगा, सेम उसी तरीके से इंटरनली भी उसी तरीके से सेट किया गया है, और ये होता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इंटरव्यू में जब भी पूछा जाएगा तब प्रॉपर तरीके से भी आप आंसर कर पाएंगे सभी लोग, यस। चलिए, अगर ये चीज समझ में आ चुका है तो अब हम मूव करते हैं, एक टॉपिक और हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि मान लीजिए कि यहाँ पे अभी तक जितने भी हमने क्लासेस डिस्कस किए हैं, यानी उप्स कंसेप्ट की बात करें तो क्लास क्या है, अलग अलग क्लासेस बनाना भी आपको बताया मैंने, लेकिन अब यहाँ पे एक क्लास और दूसरे क्लास के बीच में रिलेशनशिप की बात किया जाए तो वो चीज कैसे किया जाएगा। रिलेशनशिप का मतलब क्या, कि अभी जो हम लोग कर रहे थे सेपरेट सेपरेट क्लास था और सबके लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाइए और तभी उसके साथ आप काम कर पाएंगे, यानी क्लास के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, यानी टाइप ऑफ रिलेशनशिप, यानी क्लास के रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो टाइप होता है हमारे पास, दो अलग अलग टाइप हमारे पास में है। क्या क्या टाइप है, एक जो कंसेप्ट आता है जिसको कहते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है। दूसरा जो होता है एसोसिएशन, ठीक है। ये दो पार्ट है, इसको बहुत बारीकी से समझिएगा और आप आसानी से समझ जाएंगे, कोई टफ नहीं है। यहाँ पे इनहेरिटेंस को क्या कहते हैं, अगर दूसरा नाम से अगर कभी कभी आपसे पूछ दिया जाता है क्या, इज अ रिलेशनशिप, इज द रिलेशनशिप कहते हैं। एसोसिएशन को अगर दूसरे नाम से कहा जाए तो कहा जाता है क्या, हैज अ रिलेशनशिप। अब दोनों का डिफरेंस समझिए। इनहेरिटेंस का मतलब अगर नॉर्मली अगर हमारे आपकी बात किया जाए तो क्या होता है कि एक ब्लड रिलेशन होता है, माँ बाप है, उनके बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, तो वहां पे एक क्या होता है कि इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस जो प्रोसेस जो प्रॉपर्टीज होता है कि पेरेंट्स के पास जो कुछ भी है उसका चाइल्ड एक्सेस कर सकता है, कुछ इस तरीके से चीजें होता है जिसको आप लोग समझ पाते होंगे कि आपके पेरेंट्स के पास जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आपके जो भी सिबलिंग्स हैं, आप जितने भाई बहन हैं उनमें वो चीजें डिवाइड किया जाएगा, वो सभी उसको एक्सेस कर सकते हैं, यस और नो, सभी लोग प्लीज रिस्पॉन्ड करें, ये सिंपल सी चीजें हैं। इनहेरिटेंस का सिंपल सा मतलब क्या है, समझ में आया क्या, कि आपके पेरेंट्स के पास जो कुछ भी है आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो यस ठीक है, उसी को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। लेकिन यहाँ पे कोडिंग में किस तरीके से किया जाएगा, उस कंसेप्ट को किस तरीके से अचीव किया जाएगा, काफी डिटेल में समझेंगे, तो उसको कहते हैं क्या, इज अ रिलेशनशिप, ठीक है। लेकिन दूसरा पार्ट होता है एसोसिएशन, जहां पे हैज अ रिलेशनशिप कहा जाता है, कि वहां पे इसमें जो बॉन्ड होगा ये काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, ठीक है, यानी इनहेरिटेंस की बात की जाए वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, लेकिन हैज रिलेशनशिप में उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता है,
और यहाँ पे एक दूसरे पे उतना डिपेंडेंट नहीं होता है। तो कैसे होगा, एग्जाम्पल के थ्रू दोनों कंडीशंस को समझते हैं। इनहेरिटेंस, मैं उम्मीद करूंगा कि अभी फिलहाल इतना आपको समझ में आया होगा, लेकिन हम आगे के सेशन में काफी डिटेल में इनहेरिटेंस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल हम वापस से इनहेरिटेंस, अगर आपको थोड़ी सी भी समझ में आ गया तो ओके है कि पेरेंट्स के पास जो कुछ भी है आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल क्या, आपके पास जो कुछ भी है आपके पेरेंट्स उसको एक्सेस कर सकते हैं क्या? प्लीज कंफर्म करें, कर सकते हैं क्या? कुछ लोग बोल रहे हैं यस, नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे हैं नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो पेरेंट के पास जो कुछ भी है उसका चाइल्ड एक्सेस कर सकता है, लेकिन चाइल्ड के पास जो कुछ भी है पेरेंट उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। ठीक है, ये कानून है कुछ इस तरीके से, और वही कानून यहाँ पे भी लागू किया जाएगा और हम वो चीजें प्रैक्टिकली करके देखेंगे। ठीक है, तो ये इनहेरिटेंस की बात हो गई, जिसके बारे में काफी डिटेल में और ये 2-3 क्लास चलेगा, उस पर हम डिस्कस करेंगे। वापस हम आते हैं एसोसिएशन की बात करते हैं। एसोसिएशन में भी दो अलग अलग पॉइंट होता है, उसको समझिए कि क्या क्या होता है एसोसिएशन के बारे में हम डिस्कस करें तो। एसोसिएशन की बात किया जाए तो इसमें भी हमारे पास दो अलग अलग टाइप होगा। क्या क्या टाइप होगा? एक पार्ट होता है क्या, जिसको कि कहते हैं एग्रीगेशन, और दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है कंपोजिशन। ठीक है, ये दो पार्ट होता है, एग्रीगेशन होता है एंड कंपोजिशन होता है। अब इस चीज को समझना है आपको, एग्रीगेशन क्या होता है और कंपोजिशन क्या होता है। एग्रीगेशन काफी लूज बॉन्ड होता है, कंपोजिशन काफी स्ट्रांग होता है। ठीक है, यानी इसको हम कहें तो वीक बॉन्ड यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं, और ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रांग बॉन्ड होगा। इसको थोड़ा समझने के लिए एक और, अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू चीजों को समझाएं तो और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे इसी में, कि जैसे कि एक मान लीजिए कि यहाँ पे मैं रख देता हूँ क्या, कि एक अगर आप कोई भी कार खरीदते हैं, ठीक है, बढ़िया सा लग्जरियस कार खरीदते हैं आप, तो उस कार में जस्ट मैं दो एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। म्यूजिक प्लेयर होता है, होता है, ऑलमोस्ट सभी कार में होता है, नहीं होता तो लोग बाहर से लगवा लेते हैं ना। ठीक है, तो क्या होता है कि एक में म्यूजिक प्लेयर होता है, कार में म्यूजिक प्लेयर होता है, कार हैज अ म्यूजिक प्लेयर। दूसरा, कार में इंजन होता है। यस, इस चीज से सभी लोग वाकिफ हैं कि कार इंजन से चलता है। सेम उसी तरीके से कार में म्यूजिक भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सिंपल ये बोल दूं कि म्यूजिक प्लेयर होना मतलब इसी को हम क्या कहेंगे, एग्रीगेशन कहेंगे, और इंजन का होना इसी को हम कंपोजिशन कहेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि समझ में आया होगा, इसी को हम कंपोजिशन कहेंगे। इसका मतलब सीधा सा ये है कि कार जो है म्यूजिक प्लेयर के बिना चल सकता है, यस और नो, चल सकता है, राइट, चल सकता है। म्यूजिक प्लेयर कार के बिना चल सकता है, यस और नो। अगर आपने म्यूजिक प्लेयर बाहर निकाल दिया तो चलेगा, चलेगा ना? आप में से कोई बोले नहीं चलेगा, अरे भाई चलेगा ना, म्यूजिक प्लेयर भी अलग से चलता है कि नहीं? म्यूजिक प्लेयर चलाने के लिए थोड़ी ना कार चाहिए आपको। ठीक है, तो कार और म्यूजिक प्लेयर को अलग अलग भी कर दो तो कार भी अपना काम चल, वो आराम से चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। म्यूजिक प्लेयर को निकाल दो तो भी कार चलेगी और म्यूजिक प्लेयर भी चलेगी। ठीक है, लेकिन इंजन की अगर हम बात करें, अगर कार से इंजन को हटा दिया जाए तो ना इंजन किसी काम का ना कार किसी काम का। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो कंपोजिशन उसको कहते हैं जहां पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, एक दूसरे के बिना काम नहीं कर सकता है। लेकिन एग्रीगेशन में वीक बॉन्ड होता है, उसको निकाल भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ गया होगा? और क्लियर है? तो ये जस्ट मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे रख दिया ताकि आप बेहतर तरीके से चीजों को कनेक्ट कर पाए कि मैं क्या बताने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, अगर इस चीज को समझ पाए हैं यहाँ तक, तो अब हम लोग एक कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, और बाकी के चीजों को हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन डिस्कस करेंगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं चीजों को समझाता हूँ। ये चीज कंसेप्ट समझ में आ चुका है, और फिर यहाँ पे आ जाता है कि इनहेरिटेंस की अगर हम बात करें तो इनहेरिटेंस के अलग अलग टाइप्स होते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बता दूं। यहाँ पे हमारे पास में आ जाता है सबसे पहला जो टाइप होता है जिसको कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। सेकेंड जो टाइप होता है जिसको हम कहते हैं क्या, मल्टी लेवल, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। थर्ड जो पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं हायरार्किकल,
और जो फोर्थ टाइप होता है जिसको हम कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, जो सपोर्ट नहीं करता है, काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे क्यों नहीं सपोर्ट करता। एक और फिफ्थ है, बट हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, ये हाइब्रिड होता है। और हाइब्रिड सभी को मिक्स कर दिया जाए तो बनता है, बट मेनली जो है हमारे पास चार टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं। सिंगल इनहेरिटेंस में एक पेरेंट होगा, उसका एक ही चाइल्ड होगा। उसमें क्या सब चीजें होगा काफी डिटेल में हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हम जस्ट इतना ही रखते हैं इसको, और अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। और जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल के, जो मैंने जस्ट व्हाइट बोर्ड पे जो चीजों को एक्सप्लेन किया था, उसको यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। एग्रीगेशन को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि क्लास ए मैंने लिखा है, क्लास ए नहीं रखते हैं, और यहाँ पे कुछ मीनिंगफुल नाम के साथ चीजों को समझने की कोशिश सब करते हैं। फिलहाल यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे कि मान लीजिए कि हमने एक क्लास हमने क्रिएट कर लिया। मान लीजिए क्लास हमने ले लिया, एड्रेस नाम का एक क्लास क्रिएट किया। ठीक है, एक एड्रेस नाम का क्लास क्रिएट किया, और इसके अंदर हमने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। पब्लिक प्राइवेट आप सभी चीज को एक्सेस करते हो, मैं सिंपल सा पब्लिक ही रखता हूँ। पब्लिक स्ट्रिंग में सिटी, स्टेट एंड कंट्री। ठीक है, तीन हमने एड्रेस के अंदर में रखा, सिटी, स्टेट एंड कंट्री। और मैंने एक, ये क्या है अभी जैसे इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, ये हमने एक कंस्ट्रक्टर बना लिया है। कंस्ट्रक्टर के अंदर में भी मैं वही सब चीजें रख दूंगा, स्ट्रिंग सिटी, स्ट्रिंग स्टेट एंड स्ट्रिंग कंट्री। और फिर यहाँ पे हमने दिस डॉट सिटी इक्वल्स टू सिटी रखेंगे, फिर दिस डॉट स्टेट इक्वल्स टू स्टेट रखेंगे, दिस डॉट कंट्री इक्वल्स टू हम लोग कंट्री रखेंगे। ठीक है, यानी हमने तीन इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर किया है, एक कंस्ट्रक्टर बना लिया है। इस चीजें आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। ये जस्ट हमने क्लास क्रिएट किया एड्रेस। ठीक है, इसको आप समझ सकते हैं कि एक म्यूजिक प्लेयर भी है। ठीक है, इसके नीचे आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे क्लास हमने बना दिया, मान लो कि क्लास का नाम दे दिया मैंने एम्प्लॉय नाम का एक क्लास क्रिएट कर दिया है। और इस एम्प्लॉय नाम की क्लास के अंदर में कुछ हम डेटा हम रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने दे दिया इंटीजर में, क्या दे दिया मैंने, एम्प्लॉय का आईडी, एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी एक वेरिएबल ये हो गया। मैंने इसका नाम दे दिया, एम्प्लॉय का नाम दे दिया स्ट्रिंग में कि EMP अंडरस्कोर नेम। और अब यहाँ पे देखिए, मैं चाहता हूँ कि इस एम्प्लॉय का कुछ एड्रेस जो है, यानी इसका भी जो एम्प्लॉय है उसका कुछ नाम है, तो उसका एक एड्रेस भी तो होगा। तो एड्रेस यहाँ पे मुझे यूज इस तरीके से करना है कि ऑलरेडी एड्रेस नाम का एक क्लास हमने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, मुझे वही कोड बार बार नहीं करना पड़े। तो इसके लिए हम एग्रीगेशन का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। कैसे, देखिए आप, एड्रेस यहाँ पे ऑलरेडी है जिसके पास सिटी, स्टेट, कंट्री, और यही सब चीजें मुझे यहाँ पे नहीं लिखना पड़े, मैंने एक सेपरेट क्लास यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। और अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि इस क्लास का नाम एज अ डेटा टाइप यूज करूंगा। मतलब क्या, अभी आप देखेंगे इंटीजर क्या है, एक डेटा टाइप है, स्ट्रिंग क्या है, डेटा टाइप यहाँ पे एज मैं यूज कर रहा हूँ। सेम उसी तरीके से मैंने क्या किया कि एड्रेस जो ऑलरेडी क्लास मैंने बनाया हुआ है उसका नाम एज अ डेटा टाइप यूज किया और वेरिएबल का नाम दे दिया ए। इस चीज को समझ पाए हैं तो प्लीज मुझे कंफर्म करें यहाँ तक कि ये एक डेटा टाइप हो गया जिसको रेफरेंस डेटा टाइप भी कहते हैं, और ये वेरिएबल का नाम हो गया। ठीक है, इस चीज को सभी लोग समझ पा रहे हैं? ये लाइन नंबर 15 को प्लीज मुझे कंफर्म करें यहाँ तक कि किसी भी क्लास का नाम एज अ डेटा टाइप हम कर सकते हैं, यानी इंस्टेड ऑफ राइटिंग इंटीजर, फ्लोट, डबल, हम किसी भी एग्जिस्टिंग क्लास का नाम हम यूज कर सकते हैं। और ये क्लास का जो ए है, ये नाम आप पे डिपेंड करता है क्या नाम देना चाहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी रखा, एम्प्लॉय नेम रखा, सेम उसी तरीके से आप यहाँ पे नाम कुछ भी दे सकते हैं। जस्ट मैंने मीनिंगफुल रखा ए ताकि समझ में आ जाए मुझे। अब अगर मैं इसके लिए मैं कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, तो यहाँ पे हम क्या सब चीजें लिखेंगे, इंट में एम्प्लॉय आईडी हो गया, स्ट्रिंग में एम्प्लॉय का नाम हमने दे दिया है, और यहाँ पे फिर एड्रेस ए लिखेंगे। क्लियर होगा यहाँ तक? फिर यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, दिस डॉट एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू एम्प्लॉय आईडी, दिस डॉट एम्प्लॉय का नाम इक्वल्स टू एम्प्लॉय का नाम, और फिर यहाँ पे दिस डॉट ए इक्वल्स टू ए। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझने के लिए प्लीज मुझे कंफर्म करें यहाँ तक इस चीज को समझ पा रहे हैं अच्छी तरीके से? तो हम इसके बाद एक डिस्प्ले नाम का मेथड बना दें या शो नाम का मेथड बना दें, जो मर्जी आपको देना हो आप दे सकते हैं। इसके अंदर हमने सिस्टम डॉट आउट पे हम प्रिंट करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। और यहाँ पे मैंने दे दिया क्या, एम्प्लॉय का नाम क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय नेम। ठीक है, और सेम इसी तरीके से हम लोग एम्प्लॉय का नाम आईडी हो जाएगा, इसके बाद सिटी, स्टेट, कंट्री। ठीक है, कुछ इस तरीके से रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय का नाम तो हो गया। सबसे पहले एम्प्लॉय का नाम हमने इससे डिस्प्ले कर दिया है। एम्प्लॉय का यहाँ पे मैं
कर देता हूँ आईडी। और इसके बाद अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एम्प्लॉय का जो सिटी है और स्टेट है और यहाँ पे जो कंट्री है, यहाँ पे कैसे हम लिखेंगे, क्योंकि सिटी स्टेट कंट्री आप इस ईएमपी क्लास में कहीं भी देख पा रहे हैं क्या? नहीं है। सिटी स्टेट कंट्री कहीं भी डिक्लेयर नहीं किया गया है, लेकिन सिटी स्टेट कंट्री जिस क्लास में है उस क्लास के बारे में मैंने यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है। तो इसलिए मैं अब यहाँ पे क्या करूंगा कि सिटी को एक्सेस करना है, यानी इस वाले क्लास के अंदर जो ये सिटी है, स्टेट है, कंट्री है, इसको एक्सेस करना है। तो अभी जो हमने यहाँ पे रेफरेंस बनाया था ए, उसके हेल्प से यूजिंग डॉट ऑपरेटर्स करेंगे, ऑटोमेटिक कनेक्ट कर लेगा इसके साथ। समझ में आ रहा होगा? तो प्लीज कंफर्म करिए यहाँ तक। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिटी की जगह पे हम क्या प्रिंट कराएंगे, रेफरेंस वेरिएबल क्या है, ए डॉट सिटी, कुछ इस तरीके से रखेंगे। सेम उसी तरीके से यहाँ पे ए डॉट स्टेट, और सेम उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, ए डॉट कंट्री। बस हो गया। तो ये चीज जो है, ये एग्रीगेशन का कंसेप्ट हो रहा है कि अगर ये क्लास को हटा भी दो तो ये चीजें हटा दो, काम खत्म, एड्रेस का ये पार्ट निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इसको, ठीक है। तो इस तरीके से, लेकिन इसका एडवांटेज क्या है यहाँ पे, अच्छा मैंने यहाँ पे आईडी जो है, आईडी में हम भी हमें क्या यहाँ पे देना होगा, ईएमपी आईडी, राइट, ठीक है। चलिए आई होप कि अभी सब कुछ ठीक है। नेम है, आईडी, सिटी स्टेट, सिटी स्टेट कंट्री डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, रेफरेंस के तौर पे ही हम यूज यहाँ पे हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एग्रीगेशन का कंसेप्ट यूज करने का मतलब ये था कि क्लास आप जो भी आप बनाते हैं किसी और क्लास में आपको यूज करना है उसके इंस्टेंस वेरिएबल को या उसके मेथड को, तो आप कुछ इस तरीके से यूज आप कर सकते हैं। इसका एडवांटेज ये होगा कि आपको बार बार वो चीजें यूज नहीं करना पड़ेगा, यानी रीयूजेबिलिटी का कोड जो है वो चीज हो रहा है कि बार बार वो चीजें नहीं लिखना पड़े, एक बार कहीं पे लिखा है और मल्टीपल क्लास इसको आसानी से एक्सेस कर सकता है। इस चीज के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये चीज अगर यहाँ तक क्लियर है, तो अब मुझे यहाँ पे मेन क्लास पे आते हैं। मेन क्लास पे हमें ऑब्जेक्ट बनाना होगा, तो ऑब्जेक्ट किसके लिए बनाना होगा, सबसे पहले यस, सबसे पहले किसके लिए बनाना होगा हमें, सबसे पहले एड्रेस क्लास पे बनाना होगा। एड्रेस क्लास पे ध्यान देना है आपको, एड्रेस क्लास के पास पैरामीटर है और हमारे पास यहाँ पे 3 पैरामीटर आपको देना है, इस बात पे आपको ध्यान देना है। तो हमने यहाँ पे एड्रेस क्लास के लिए एड्रेस बनाया और मान लीजिए ऑब्जेक्ट का नाम AO1 दे दिया, इक्वल्स टू न्यू एड्रेस, और यहाँ पे हम लोग पास करेंगे डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले सिटी, यहाँ पे सिटी दे दिया मुंबई, यहाँ पे मैंने दे दिया स्टेट MAHA, इसके बाद यहाँ पे हमने दे दिया क्या, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने दे दिया। इस चीज को समझ पा रहे हैं, प्लीज मुझे कंफर्म करें, ठीक है। तो ये एड्रेस के लिए ये पार्ट हमने बना लिया है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये एक पार्ट हो गया, और अगर मान लीजिए कि अगर और भी आपको बनाना हो, मतलब ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से हमने कर दिया, ऑब्जेक्ट जितना चाहे उतना बना सकते हैं। अलग अलग जो भी इम्प्लॉय होगा सबका अलग अलग एड्रेस हो सकता है, तो मैं अलग अलग नाम कुछ, चलो ठीक है, यहाँ पे दे दिया पुणे, यहाँ पे दे दिया मैंने नागपुर, कुछ इस तरीके से। बाकी चीज सिर्फ मैंने सिटी यहाँ पे चेंज कर दिया है, ठीक है। बाकी भी चेंजेस करना होगा कर सकते हैं, बाकी चीज आप समझ गए होंगे। और अब 3 हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। अब हम लोग इम्प्लॉय के लिए आते हैं, इम्प्लॉय क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इम्प्लॉय फर्स्ट में इम्प्लॉय का डिटेल हम लोग यहाँ से हम पास करेंगे। तो मान लीजिए कि इम्प्लॉय का आईडी हमें सबसे पहले देना है, इस बात पे ध्यान देना है कि पैरामीटर मिसमैच नहीं होना चाहिए, आईडी पहले देना है, फिर नेम और फिर एड्रेस देना है। तो हमने यहाँ पे क्या रखा, आईडी दे दिया 1, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से हम लोग नाम पास करेंगे। जस्ट मैं नाम कुछ ऐसे ही देता हूँ, ए, एक नाम हो गया, ये जस्ट नाम है, नाम कुछ भी आप दे सकते हैं। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या पास करेंगे, ये यहाँ पे एग्रीगेशन का कंसेप्ट आता है कि यहाँ पे जो आपको पास करना होगा कि एड्रेस का जो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए बारीकी से कि ये जो कंस्ट्रक्टर मैंने बनाया है लास्ट में हमने क्या पास किया, एड्रेस ए। तो मैंने आईडी पास कर दिया, नेम पास कर दिया, लेकिन हमें एड्रेस का ए यानी उसका रेफरेंस पास करना होगा, रेफरेंस का मतलब ऑब्जेक्ट पास करना होगा। और अगर मैंने यहाँ पे AO1 यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ तो बिल्कुल भी गलत होने का कोई संभावना नहीं है। AO1 का मतलब क्या है, ये सभी मुंबई महाराष्ट्र इंडिया जो कुछ भी लिखा है वो सभी इस इंप्लॉय को मिल जाएगा। 1 जिसका नाम AAA है उसको ये चीजें मिल जाएगा। और अगर मान लीजिए हमारे पास मल्टीपल एम्प्लॉय हो, मैंने इसी को कॉपी करके कुछ इस तरीके से मैंने रख दिया। एम्प्लॉय 2 के लिए ऑब्जेक्ट बना लिया हमने, एम्प्लॉय 3 के लिए ऑब्जेक्ट बनाया। मान लीजिए दूसरे एम्प्लॉय का आईडी 2 है, तीसरे का 3 है, यहाँ पे नाम में मैंने कर देता हूँ BBB,
यहाँ पे मैंने कर दिया DDD, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर एड्रेस सेम रखना है, AO1 ही आप रखेंगे तो तीनों ही एम्प्लॉय का एड्रेस सेम दिखाएगा, लेकिन इसलिए मैंने 3 अलग अलग बनाया था और यहाँ पे AO1, AO2, AO3 रखा हूँ। अब आप लोगों से सवाल ये है कि एम्प्लॉय क्लास के अंदर शो मेथड हमने बनाया हुआ है जिसके अंदर में सभी डिटेल को हम प्रिंट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ये अगर EO1 के हेल्प से शो को कॉल किया आउटपुट क्या होगा, सभी लोग बताएंगे। EO2 की हेल्प से अगर शो को कॉल किया तो आउटपुट क्या आएगा, EO3 की हेल्प से अगर मैंने शो को कॉल किया तो आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, तो EO1 शो करेंगे तो 1 AAA और AO1, तो AO1 का मतलब क्या, मुंबई महाराष्ट्र इंडिया, इस तरीके से आ जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि इस चीज को अभी अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे आप लोग, प्लीज कंफर्म करें। तो अभी मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए कंप्लीटली रेडी हूँ, और अगर हम इसको रन करके देखें, सबसे पहले हम कंपाइल करते हैं। यहाँ पे अगर मैंने कंपाइल किया पब्लिक शो, मैंने कुछ मिस्टेक यहाँ पे किया है लाइन नंबर 22 में। लाइन नंबर 22 में मैंने मेथड का नाम क्या रखा था, SHOW, यहाँ पे ये ओपन है, ये क्लोज है। आप लोग ही बताइएगा कि यहाँ पे क्या है, हमने क्या मिस्टेक किया है। अरे बिल्कुल, मैंने इसका रिटर्न टाइप लिखा ही नहीं, हम यहाँ पे void यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या लिखा, void, और फिर अब सही है। और अब इसको कंपाइल करके देखें, यहाँ पे हमने कंपाइल किया और अब रन करते हैं जावा टेस्ट, और अभी आप यहाँ पे देखेंगे 3 अलग अलग। अच्छा, थोड़ा सा मैं ये कर देता हूँ कि थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो तो अच्छी तरीके से आप इसको समझ पाएंगे। तो यहाँ पे जो है, ये जो हमारे पास सो नाम का जो मेथड है ना, इसी के अंदर मैं थोड़ा सा कुछ ऐसे कर देता हूँ, ये जो डिस्प्ले होगा उसके बाद जो है बीच में जो है लाइन को थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, तो तीनों ऑब्जेक्ट को आप अलग अलग तरीके से थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, तो प्रॉपर तरीके से आप समझ पाएंगे। चलिए देखिए, अब फिर से मैंने इसको कंपाइल किया है और हमने रन किया है, अभी आप देख पाएंगे एम्प्लॉय का नाम AA है, 1 मुंबई महाराष्ट्र इंडिया, सेकेंड एम्प्लॉय है BB, फिर है थर्ड एम्प्लॉय DD, और सभी डेटा आपको यहाँ पे प्रिंट करके दिखा रहा है। समझ में आ रहा है तो प्लीज कंफर्म करें। अब देखिए, ये इस तरीके से बनाने का एडवांटेज यहाँ पे क्या हो रहा है, ये चीज क्लियर है, प्लीज मुझे कंफर्मेशन दे सभी लोग कि यहाँ पे एड्रेस क्लास हमने बनाया। एक तो ये एडवांटेज हो गया कि अलग अलग आप ऑब्जेक्ट दे दिया, अलग अलग एम्प्लॉय को आपने पास कर दिया और काफी आसानी से हो रहा है। लेकिन इस एड्रेस क्लास को मल्टीपल क्लास एक्सेस कर सकता है, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक और क्लास हमने क्रिएट कर दिया, राइट, एक और क्लास अभी हमने क्या बनाया, क्लास EMP हमने बनाया ना। मान लीजिए इस क्लास के बाहर हम आते हैं और एक क्लास बना दिया स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट क्लास हमने अगर बना दिया, और इस स्टूडेंट क्लास के अंदर में हमने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिया, मान लो हमने कुछ रखा क्या, पब्लिक में रखा इंटीजर रोल नंबर, स्टूडेंट का रोल नंबर हमने रख लिया है, और पब्लिक स्ट्रिंग हमने स्टूडेंट का नाम रखा है। और यहाँ पे भी मैं चाहता हूँ क्या कि ये स्टूडेंट क्लास जो है ये भी एड्रेस के अंदर जो सिटी स्टेट कंट्री है उसको भी एक्सेस कर ले, तो क्या लिखेंगे, एड्रेस और ए। ठीक है, तो ये ए जो है एड्रेस, ए क्या है, ये रेफरेंस है एड्रेस के लिए, ताकि इसी ए के हेल्प से आप उस क्लास के अंदर जो भी इंस्टेंस वेरिएबल है उसको आप एक्सेस कर सकें। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप में से बार बार पूछ रहे हैं कि ए डॉट कैसे होगा, मैं वही बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि रेफरेंस क्यों बनाया है। ए बनाने का मतलब ये कि ए के हेल्प से आप ऑब्जेक्ट बनाते हो। क्यों बनाते हो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो अब हमने बनाया EO1, आप पूछे EO1 क्या है, EO1 को हेल्प से हमने शो को कॉल किया। सेम उसी तरीके से ये क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन आप रेफरेंस के हेल्प से भी उस क्लास के मेंबर को एक्सेस कर सकते हो आप। इतना देर से यही मैं चीजें एक्सप्लेन कर रहा था। यहाँ पे भी क्या मैंने किया कि स्टूडेंट क्लास अगर एड्रेस क्लास के अंदर सिटी स्टेट कंट्री को एक्सेस करना चाहेगा तो कैसे कर सकता है, इस ए के रेफरेंस से। मैं बार बार ये टर्म भी यूज कर रहा हूँ, रेफरेंस, और आई होप कि अगर थोड़ा बहुत इंग्लिश समझते हैं तो रेफरेंस का मतलब समझते होंगे। इसी रेफरेंस के हेल्प से डॉट यूज करेंगे, इसके आगे का जो भी एड्रेस क्लास के अंदर में जो यहाँ पे सिटी स्टेट कंट्री है उसको एक्सेस कर लेगा। सिंपल सी चीजें हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि इस क्लास के अंदर में हमने जस्ट ये बना लिया। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, स्टूडेंट। यहाँ पे मैंने क्या रखा, इंट रोल, हमने फिर रखा स्ट्रिंग s अंडर स्कोर नेम, और यहाँ पे एड्रेस a, और फिर यहाँ पे हमने क्या रखा, दिस डॉट रोल इक्वल्स टू रोल,
दिस डॉट एस अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू एस अंडरस्कोर नेम। ठीक है, आप लोग भी देखते रहिए कुछ मिस्टेक ना हो। और फिर हमने यहाँ पे दिस डॉट ए इक्वल्स टू ए। क्लियर होगा यहाँ तक? ठीक है। और फिर अगर आप इसको डिस्प्ले करना चाहते हैं, मैं इसी को कॉपी कर लूंगा, थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा। और यहाँ पे हमने रख दिया, और यहाँ पे जस्ट एम्प्लॉय नेम की जगह पे हम क्या लिख देंगे, स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट का नाम में जो हमारे पास वेरिएबल है वो वेरिएबल है एस अंडरस्कोर नेम। और फिर यहाँ पे हम बात करेंगे रोल नंबर का, तो यहाँ पे रोल हो जाएगा, और रोल में ROLL। ठीक है। और ये जो चीजें हैं, जस्ट मैं यहाँ पे स्टूडेंट लिख देता हूँ। समझ में आ रहा है आउटपुट किस तरीके से आएगा? प्लीज मुझे कंफर्म करें। तो यहाँ पे कोड आपको कम करना पड़ रहा है, जो भी एड्रेस वाला चीजें था ऊपर से बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, मैं नाम वही रखा हूँ, तो A.City, A.State, A.Country। और फिर हमें ऑब्जेक्ट बनाना होगा स्टूडेंट के लिए, हमें 3 पैरामीटर पास करना होगा। यस। तो इसी के नीचे हम लोग आ जाते हैं, और यहाँ पे स्टूडेंट एस, मैं सिर्फ एक ही स्टूडेंट पास कर रहा हूँ फिलहाल। अभी आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। रोल नंबर मैंने दे दिया, कुछ लिख दिया 6। और यहाँ पे हम नाम पास कर देते हैं, मैंने मेरा नाम पास कर दिया। और यहाँ पे क्या पास करेंगे? यस, कोई बताएंगे यहाँ पे हमें क्या पास करना चाहिए? स्टूडेंट के अंदर में मैंने रोल नंबर रखा है, नेम रखा है। आप यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट वाला जो क्लास है, यहाँ पे एड्रेस ए है, तो एड्रेस का जो भी आपको कौन सा एड्रेस यहाँ पे यूज करना है, तो अगर आप चाहते हैं कि इसका यूज करना है यानी AO1 वाला, तो जस्ट AO1 पास कीजिए। अगर आपको ये सेकंड वाला एड्रेस चाहिए तो AO2 यूज कीजिए। तो ये डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट पे। तो मैंने जस्ट यहाँ पे AO1 वाला यहाँ पे यूज कर लिया है। और फिर हम लोग एस डॉट मेथड का नाम हमने क्या रखा हुआ है, यहाँ पे शो रखा हुआ है, और यहाँ पे शो को कॉल कर देते हैं। शो मेथड को हमने यहाँ पे कॉल कर दिया है। ठीक है। और अब हम रन करके देखें, और यहाँ पे थोड़ा सा हम लाइन को भी डिफ्रेंशिएट कर दें। और अब अगर हम यहाँ पे रन करके देखें, तो सब कुछ ठीक ठाक अगर हुआ तो प्रॉपर तरीके से हमें आउटपुट दिखाना चाहिए। इसको हम कंपाइल करते हैं। सब कुछ ठीक है, रन करते हैं। नीचे वाले पे फोकस कीजिएगा। स्टूडेंट नेम कुमार, रोल नंबर 6, स्टूडेंट का सिटी मुंबई महाराष्ट्र इंडिया। तो ये एक ऑलरेडी क्लास हमने बनाया हुआ था, और उस क्लास को जितने भी डिफरेंट क्लास आएगा, ये इस पर्टिकुलर चीजों को आराम से इसको एक्सेस कर सकता है। उसके लिए क्या करना होगा, जिस क्लास में आपको एक्सेस करवाना हो उस क्लास में जाइए, उस क्लास का नाम जो है उसको एज अ डेटा टाइप यूज कर लीजिए। और बस कैसे यूज होगा, बस इसका जो रेफरेंस वेरिएबल इसको हम कहते हैं, इसमें डॉट ऑपरेटर यूज करते हुए इस क्लास के अंदर मेथड को भी एक्सेस कर सकते हैं, प्लस उसके इंस्टेंस वेरिएबल को भी एक्सेस आप कर सकते हैं। लेकिन ये लूजली कपल्ड होता है, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बना के नहीं कर रहे हैं। इस क्लास और इस क्लास के बीच में ऑब्जेक्ट बनाने की कोई बात नहीं है। ये क्लास इस क्लास के बीच में स्ट्रांगली बॉन्डिंग यहाँ पे नहीं है। अगर आप इसको हटाना चाहें तो इसको हटा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको आप हटा दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ही क्लास एग्जिस्ट करेगा सेपरेटली। तो ये होता है एग्रीगेशन के हेल्प से आप रीयूजेबिलिटी को अचीव कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो चीजें हैं वो लूजली कपल्ड होता है। लेकिन आप चाहते हैं कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो, तो उसके लिए हम इनहेरिटेंस का कंसेप्ट यूज करेंगे, जो कि आने वाले सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस हम इतना ही रखेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि इस चीज को समझ पाए होंगे। आज हमने बताया आपको मेथड ओवरलोडिंग क्या है, मेथड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या है, प्लस एग्रीगेशन क्या है, इनहेरिटेंस का थोड़ा सा बताया है। बाकी प्रैक्टिकली हम लोग आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक क्लियर है तो प्लीज मुझे कंफर्मेशन दे। ऑल क्लियर है?